मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन बंगाल पर पहुंचते ही हुंकार भर चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि 2 मई ममता गई। आयुष्मान भारत योजना का गरीबों से लाभ ममता दीदी ने छीन लिया और पश्चिम बंगाल को बांट ही दिया और बांटा इस सेंस में के तुष्टीकरण कर रही है। अब ये तुष्टीकरण जनता सहन नहीं करेगी। सरस्वती पूजा का विरोध, राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दिन कर्फ्यू और बाकी को खुली छूट, ये चलेगा नहीं। और इसलिए कितनी भी मारपीट करवा लें, यहां परिवर्तन होकर रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसी प्रमुख पार्टियां अभी प्रचार के मोड में ही दिखाई नहीं दे रही, जिसका असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। केरल के चुनावी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जब समंदर में डुबकी लगाई तो इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। दक्षिण में राज्य में इसे राहुल के प्रचार का अनूठा तरीका बताया गया। लेकिन ऐसी तस्वीरों की सुर्खियों के बीच एक सवाल बंगाल की सियासत से बार बार उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस है कहां? कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल क्यों नहीं जा रहे? और क्या कांग्रेस को अपने सहयोगी वाम मोर्चे की जीत का इतना भरोसा है कि उन्होंने प्रचार से दूरी बना ली है? पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा की 44 सीटें जीती थी और लोकसभा में पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। लेकिन इसके बावजूद अब तक चुनाव में पार्टी का कोई ठोस प्लान सामने नहीं आया है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की उपलब्धि यही रही है कि वाम दलों के साथ उनका गठबंधन बना हुआ है और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की भारतीय सेकुलर फ्रंट भी इस गठबंधन का हिस्सा बन गई है। एक समय मुस्लिम बहुल इलाके मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए किया गया कांग्रेस का जोड़ तोड़ इस बार आसानी से काम नहीं आने वाला, क्योंकि मुस्लिम मतदाता पहले ही ममता की पार्टी के कोर वोटर रहे हैं और इस बार ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी सीधा ममता बनर्जी को ही निशाने पर ले रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने की आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। वहीं दीदी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं और पैसे लेने तक के आरोप लगा रही हैं। माइनरिटीजদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের, খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক। यानी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई के बीच कांग्रेस और लेफ्ट पीछे छूटते जा रहे हैं। अगर जल्द इनके नेताओं के प्रचार ने जोर नहीं पकड़ा तो नतीजों पर असर दिखना तय है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में कल जम्मू में कांग्रेस के असंतुष्ट माने जाने वाले नेताओं की एक और सभा हुई। ये वही नेता हैं जिन्हें G23 के नाम से जाना जा रहा है। इन नेताओं ने आज फिर से अपने तेवर दिखाए और ये साफ संकेत दे दिया कि कांग्रेस की राजनीति में आने वाले दिनों में ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस के इन नेताओं का नामकरण G23 इसलिए पड़ा क्योंकि पिछले साल कांग्रेस संगठन के काम करने के रवैये में बदलाव के लिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस ने खुलकर तो कभी नहीं कहा, लेकिन इस चिट्ठी को नेतृत्व पचा भी नहीं पाया। ये नेता गांधी परिवार के साथ अपनी आस्था तो दिखाते हैं, लेकिन उनके सामने अपनी बात कहने भी लगे। इसी हफ्ते जब राहुल गांधी के बयान से ऐसा लगा कि वो उत्तर भारतीयों में राजनीतिक मुद्दों की समझ न होने की बात कह रहे हैं, तो आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल खुलकर सामने आए थे।
हर मतदाता जहां भी वो होगा, वो समझदार मतदाता है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के मंच पर जमावड़ा तो उनके एनजीओ गांधी ग्लोबल फैमिली के नाम पर हुआ, लेकिन गुलाम नबी के साथ खड़े दिखने की और उन्हें राज्यसभा में दोबारा लाने की आवाज मंच से उठी। खुद गुलाम नबी आजाद बोले कि मैं रिटायर नहीं हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कांग्रेस के G23 के नेताओं ने साफ तौर पर राहुल और सोनिया गांधी को कड़ा संदेश भेज दिया। G23 के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और तभी ही कांग्रेस पार्टी में बदलाव आ सकता है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राजनीति की दौड़ में आ सकती है। परिवार के सदस्य की चिंता करें। 9 फरवरी को राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की पारी खत्म होने के वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं उन्हें रिटायर नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी को शायद अंदाजा रहा होगा कि राजनीति के मोड़ क्या आने वाले हैं। कांग्रेस के लिए एक और डैमेज कंट्रोल का वक्त है। ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते। कांग्रेस ने संगठनात्मक चुनाव के संकेत तो दिए हैं, लेकिन कब और कैसे इसकी लकीर नहीं खींची। इसीलिए G23 नेताओं का सब्र शायद टूट रहा है। और चुनाव कहीं भी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये महात्मा गांधी के 23 मजबूत इरादों वाले कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस के लिए लड़ने का काम करेंगे। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।